पैनल से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि देखिए लगातार वो तमाम लोग जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि लगातार मध्य प्रदेश के लिए, महाकौशल के लिए, जबलपुर के लिए काम कर रहे हैं, हम उनसे आपको मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा। इसमें वो तमाम लोग हैं, चाहे वो रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखें, चाहे वो स्वास्थ्य सेक्टर से ताल्लुक़ रखें, चाहे अलग अलग फील्ड से ताल्लुक़ रखें, उनसे हम बात कर रहे हैं और आपके जहन में जो भी सवाल है वो हम पूछ रहे हैं, वो हम यहाँ पर आज इस मंच से, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच से पूछ रहे हैं। देखिए, महाकौशल की बात करते हैं, हम बात करते हैं जबलपुर की, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अलग अलग फील्ड में कितना आगे ये क्षेत्र बढ़ा है, चाहे वो हम स्वास्थ्य हेल्थ की बात करें, क्योंकि बड़ी समस्या रही है पहले की तुलना में। अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें क्या कुछ फेरबदल आया, जो लोग, जो आम नागरिक, जो आम रहवासी हैं, उनकी सोच में कितना परिवर्तन आया, क्या कोरोना के इस काल में लोग जागरूक हुए हैं, ये हम भी समझने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से वो तमाम एक्सपर्ट्स जो कि तमाम चीज़ों को देखते आए हैं, उनसे सवाल जवाब भी आज इस मंच से, यानी कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच से हो रहा है। अब अगले पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर रजनीत जैन, आप चेयरमैन हैं ज्ञान गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जबलपुर से। तेज तालियों के बीच उनका स्वागत यहाँ पर। और देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा। सबसे पहले आपको एक प्रेजेंटेशन हम उनके बारे में दिखा देते हैं कि आखिरकार कैसे उन्होंने शुरुआत की और आज मौजूदा सूरत हाल में क्या हालात है और कैसे वो भविष्य को तराश रहे हैं, ये भी जानिए इस खास प्रेजेंटेशन के जरिए। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को मध्य भारत में लाने का सपना लिए ज्ञान गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई। 1992 से अब तक के इस सफर में इस ग्रुप के 5 फ्लैगशिप इंस्टीट्यूट हैं, जहां इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी कोर्स की सुविधा मिलती है। बेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में ज्ञान गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आज किसी वैश्विक स्तर के कॉलेज से कम नहीं है। छात्रों को शिक्षित करके ज्ञान गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट समाज को एक योग्य नागरिक के रूप में उच्च बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों वाला व्यक्ति देने के लक्ष्य से काम कर रहा है। रजनीत जी, मैं आपको मंच पर इनवाइट करती हूँ, प्लीज़ आप मंच पर आएँ। तो देखिए किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। अभी आपने प्रेजेंटेशन के ज़रिए उनके बारे में जाना, लेकिन आज इस सेशन में हम और कुछ बातों को जानने की कोशिश करेंगे। कैसे शुरुआत हुई, कैसा संघर्ष रहा, कितनी चुनौतियाँ हैं और जबलपुर में जो बच्चे हैं वो किस तरीके से फ्यूचर बना रहे हैं, किस तरीके से वो कल को और बेहतर बना रहे हैं, ये हम समझेंगे। लेकिन एक और बेहद ही खास मेहमान से आपको हम इंट्रोड्यूस करवा दें, मिस्टर सिद्धार्थ गौतम, मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम IAS एकेडमी जबलपुर। मैं आपको भी मंच पर इनवाइट करती हूं। इनके बारे में भी हम बड़ी बातें जानते हैं इस प्रेजेंटेशन के जरिए। गौतम IAS एकेडमी जबलपुर शहर का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है, जो लगातार ऊंचाइयों के नए आयाम स्थापित कर रही है और कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों को अनोखे तरीके से शिक्षण प्रदान कर रही है। गौतम IAS एकेडमी न सिर्फ किताबी ज्ञान देती है, बल्कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की सुविधा भी देती है। इतना ही नहीं, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी ये एकेडमी विशेष ध्यान देती है। यही वजह है कि गौतम IAS एकेडमी जबलपुर की अग्रणी संस्थाओं में से एक है। तो देखिए, पैनल हमारा बेहद खास है। ज्ञान की बात होगी और ये बात होगी कि जबलपुर कितना तैयार है भविष्य के लिए। हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के MP के मैनेजर सेल्स आनंद जैन जी को मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूँगी, हमारे इन दोनों खास मेहमानों का स्वागत करने के लिए। गुलदस्ता भेंट कर इन दोनों का स्वागत। मिस्टर रजनीत जैन, चेयरमैन ज्ञान गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जबलपुर। जोरदार तालियां इनके लिए ज़रूर हो जाए, क्योंकि ये लगातार कल को और मजबूत बना रहे हैं, कल को और सशक्त बना रहे हैं। तो आज इस सत्र में वो तमाम सवाल होंगे जो कि छात्रों के जहन में होंगे। इसके अलावा मिस्टर सिद्धार्थ गौतम, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गौतम IAS एकेडमी जबलपुर के, तो उनसे भी तमाम सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे, खास तौर पर कंपटीशन को लेकर। जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, किन बातों का उनका ख्याल रखना है और अब जबलपुर में भी किस तरीके से फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दिव्यांश। शुक्रिया प्रिया। जो बच्चे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं,
जो बच्चे कंपटीशन क्लियर करके प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ज़रूरी है। एक एक बात ध्यान से सुने। और मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। मिस्टर सिद्धार्थ गौतम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। थैंक यू सर। सर, जब कोई भी बच्चा प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, तो उसके सामने चुनौतियों का अंबार लगा होता है, कन्फ्यूज़न बहुत होता है। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, समझ में आ भी गया तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, वहाँ भी कन्फ्यूजन। तो इन सभी सवालों का जवाब आपका इंस्टीट्यूशन कैसे देता है? थैंक यू वेरी मच जी न्यूज़ के लिए। डेफिनेटली बच्चों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनकी प्लानिंग कैसी हो। तो सभी बच्चे किसी भी कंपटीशन के लिए अपेयर होते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस हो या किसी भी मेडिकल फील्ड में हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो। मेरा मानना है कि उनके पास 3 बिंदुओं पर बहुत केंद्रित होना चाहिए। नंबर 1, जो भी वो कैरियर का सिलेक्शन करते हैं उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। हमेशा उस कैरियर की तरफ उनको अग्रसर होना चाहिए जो इंटरेस्टेड पार्ट हो। सेकंड, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरा ये इंटरेस्टेड पार्ट है तो उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। तो सेकंड पहलू, उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन होगा तो निश्चित समय पे वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। थर्ड, जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, सोर्स ऑफ मटेरियल। सोर्स ऑफ मटेरियल भी बहुत सिलेक्टेड होना चाहिए। थोड़ा सा इस पर मैं बात रखना चाहता हूँ। इंटरेस्ट से तात्पर्य मेरा है कि बच्चा वो कैरियर को सिलेक्ट करे जहाँ उसको जीवन जीने के लिए बहुत बेसिक जो ज़रूरत है वो पूरी हो। जैसे उसको एक फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, उसको एक सोशल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए या कुछ करने का अवसर मिलना चाहिए उसको। इस तरह का कैरियर सिलेक्ट करे वो, जहाँ उसको एक फाइनली कोई काम करने के बाद एक मेंटल पीस जो हमारी एक लास्ट डेस्टिनी होती है वो मिले। मेरा गाइडलाइन से तात्पर्य है मेरा कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो आप उसके सबसे पहले आप उसके सिलेबस को देखें जो बहुत अच्छा गाइडलाइन है, फिर प्रीवियस पेपर को देखें और करंट को चीज़ों को जानने के लिए न्यूज़पेपर। तो गाइडलाइन के रूप में एक महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने है सिलेबस, प्रीवियस पेपर और न्यूज़पेपर। इनको बेस करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली क्वालिफाई होंगे। सोर्स ऑफ मटेरियल से भी मेरा तात्पर्य है क्योंकि इस दुनिया में सोर्स ऑफ मटेरियल को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। मैं इस बात पर बड़ा विश्वास करता हूँ, इवन मैं अपने विद्यार्थियों से भी इस विषय को रखता हूँ कि जो भी बच्चा जिस किताब को भी पढ़ता है, जो भी एक ऑथेंटिक बुक है कॉम्पिटिशन एग्जाम की फील्ड में या किसी भी एग्जाम में, उस एक बुक को मैक्सिमम टाइम पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए। एक बुक को अपना 100% दें, उसका जो भी बेसिक कंटेंट है, बेसिक फैक्ट हैं, बेसिक उसके डायग्राम्स है या बेसिक जो नॉलेज है, यदि उसको आपने 100% अपना दे दिया तो यूपीएससी भी जो क्वालिफाई कर रहे हैं 52%, 53% में क्वालिफाई होता है, एमपीपीएससी का भी यही स्कोर है। तो मेरा मानना है कि कंपटीशन में जो आ रहा है, यदि एक बुक को आप अप्रोच कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली फर्स्ट टाइम पे सिलेक्ट होंगे। मुझे लगता है कि ये जो आपने जानकारी दी ये वो तमाम बच्चे जो कि तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रजनीत सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, ज्ञान गंगा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जबलपुर में ज्ञान की गंगा कैसे बह रही है? धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे चेयरमैन श्री DC जैन साहब और VK जैन साहब, हमारे पैटर्न, उनने एक सपना लेके ये इंस्टीट्यूशन चालू किए। 2000 में सबसे पहले हमने ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल खोला, उसके बाद 2003 में ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस चालू किया। उसके पीछे एक विज़न था। जैसे अभी पहले तनखा जी बोल के गए हैं कि यहाँ से बहुत सारे लोग पूना जाते थे, बॉम्बे जाते थे पढ़ने के लिए, दूसरे मेट्रो से बेंगलोर जाते थे। उस चीज़ को रोकना है तो कैसे रोका जा सकता है उसको? हमको उस क्लास का एजुकेशन यहाँ पे देना पड़ेगा, हमको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना पड़ेगा। वो एक सपना लेके कि हमारा बच्चा जो है, यहाँ का जो बच्चा है, वो यहाँ पे शिक्षा लेके ग्लोबली कॉम्पिटेंट हो, उस विज़न को लेके हमने ये इंस्टीट्यूशन चालू किए। इसमें आज की डेट में हमारे पास इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स हैं और जितनी नई टेक्नोलॉजी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेके जो भी नए नए कोर्सेज हैं, MBA है, फार्मेसी है, MC है, और साथ साथ हमने BCom, BSc ये सब भी चालू किया है। और इवन IAS के लिए हम लोगों ने कुछ टाइप्स भी किए जिससे बच्चे यहाँ से IAS भी बन सके। ठीक है सिद्धार्थ जी, IAS एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो 3 पड़ाव होते हैं एग्जाम्स के टाइम, प्री, मेंस एंड देन फाइनल इंटरव्यू।
और तीनों ही पड़ाव एक एक करके टफ होते चले जाते हैं और इस टफ फेज को कैसे पार किया जाए उसके लिए ज़रूरी है कोर्स जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जो डायरेक्शंस आप बच्चों को देते हैं और जो सेशंस आप प्रोवाइड करते हैं वक्त वक्त पर। आप मध्य प्रदेश के उन बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे जिनको ये तीनों पड़ाव पार करते हुए IAS अफसर बनना है? जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बच्चों ने निश्चित रूप से जो बच्चे आज कंपटीशन से जुड़े हुए हैं वो मीडिया के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू उनको बेसिक जानकारियां तो मिलती हैं। मैं बस उसके एक छोटे से अनुसंधान पे बात करना चाहता हूं कि जो भी बच्चे कंपटीशन से जुड़े हैं यदि वो प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करते हैं तो 3 तरह के क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आते हैं। वो क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, वो फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन है। कुछ टॉपिक हैं जिससे 1-2 साल के गैप में क्वेश्चंस आते हैं, वो सेकंड ऑर्डर है। जहाँ से कभी भूले बिसरे जिस क्वेश्चन आते हैं वो थर्ड ऑर्डर हैं। आप किसी भी एग्जाम को बेस कर लीजिए, मैं किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हों, इंजीनियरिंग फील्ड के हों, क्लैट के हों, UPSC PSC के हों, पूरा जो पेपर होता है वो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पर बेस होता है। यदि आपने फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप पेपर के लगभग 80% पार्ट को कवर कर जाते हैं। और यदि आप उस 80% पार्ट को, हमने भी जो विगत एग्जाम दिए हैं, हमने 10th 12th जब पास आउट किया है तो हमने प्रीवियस पेपर से ऐसे ही क्वेश्चन को निकाला और फिर उसकी रणनीति बनाई और हमने अप्रोच किया और हमने लगभग 80% अप्रोच कर लिया। तो मेरा यही कहना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम का बेस हैं, आप उनको पहले अपना 100% तैयार करिए, आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे। बात है नॉलेज की, फिर तो वो क्रम हमारे पूरे जीवन में चलता है, उसको हम अप्रोच कर सकते हैं। तो आपकी रणनीति प्री के लिए भी वही होना चाहिए, जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन है उसको आप अप्रोच करो। आप किसी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 80+ कर लेंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन में भी आपकी रणनीति यही होनी चाहिए। मेंस के लिए एक और प्यारी सी रणनीति मैं डिस्कस कर सकता हूँ, वो ये हो सकती है कि आप मेंस में जो मार्क्स बेस प्लानिंग होती है तो मेंस को लेकर थोड़ा सा प्लानिंग अलग है। जैसे MPPSC की मैं बात करूं तो MPPSC में हम देखते हैं कि 10 वर्ड के क्वेश्चंस जो होते हैं लगभग 385 मार्क्स के आते हैं। 50 वर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 350 मार्क्स के आते हैं। तो यदि आप मार्क्स बेस्ड प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे 10 वर्ड में और 50 वर्ड में फोकस करना है तो टोटल मार्क्स हम के जोड़ेंगे तो 735 मार्क्स होते हैं। और इस पर अगर आप टू द पॉइंट लिखते हैं तो आपको 3 में 3 मार्क्स मिलते हैं, 5 में 5 मिलते हैं, लगभग 100% मार्क्स होते हैं। यदि आप 735 मार्क्स में से यदि आप लगभग 600 मार्क्स उठा लेते हैं और बचे हुए शेष जो 665 मार्क्स हैं उनमें 200 मार्क्स उठा लेते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छे स्कोर करते हैं और एवरेज 100 मार्क्स आपको इंटरव्यू में भी मिल जाते हैं। तो इंटरव्यू के लिए भी रणनीति यही होनी चाहिए कि इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस जो हम देखते हैं कि आपके बायोडाटा से पूछे जाते हैं, आपकी हॉबी से पूछे जाते हैं, आपके होम डिस्ट्रिक्ट से पूछे जाते हैं, आपके डिवीजन से पूछे जाते हैं, या आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उससे जुड़े। तो ये क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। इनको फोकस कर लेंगे तो मिनिमम 100 मार्क्स वहाँ मिलेंगे। टोटल आपके लगभग 9 to 1000 मार्क्स मिल जाएंगे, आपको सेकेंड क्लास ऑफिसर बनना तय है। तो रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को क्वालिफाई करने की। बिल्कुल, रणनीति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है दिव्यांश को कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। दिव्यांश। बिल्कुल सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज हम एक बात देख रहे हैं, ज्ञान, रियल एजुकेशन, सुनते बहुत है रियल एजुकेशन। एक तरफ होता है मुझे डिग्री चाहिए, डिग्री मिल जाए बहुत है, रियल एजुकेशन मिले ना मिले देखा जाएगा। सर, इन दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे ये आज के बच्चों को समझा पाएंगे कि सबसे बड़ी नेसेसिटी आज के बच्चों के लिए क्या है? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। आज अगर देखा जाए डिग्री लेना बहुत आसान हो चुका है। अभी आपने कोविड के सिनेरियो देखा कि 2 साल से बच्चों ने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, सिर्फ ऑनलाइन पास करके वो डिग्री लेके चले गए। तो वो बच्चों से अपन क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या एजुकेशन है? तो ज़रूरी ये है कि आपके पास में स्किल होना चाहिए। आप अगर सिर्फ डिग्री इसलिए ले रहे हैं कि आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, उससे आपको ना एम्प्लॉय मिलेगी, ना उसको आपको कोई रोजगार मिल सकता है, ना देश के लिए कुछ आप कर सकते हैं। आप एक लाइबिलिटी बन के रह जाएंगे, एसेट नहीं बनेंगे। अगर आपको एसेट बनना है तो ज़रूरी है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके अंदर गहराई से जाएं और उसका पूरी नॉलेज गेन करें। आज हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो प्रोस्पेक्टस है और इवन जो कैरिकुलम है यूनिवर्सिटी का, वो इंडस्ट्री के साथ कोरिलेट होना चाहिए। जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो हमको पढ़ाना चाहिए, तभी हम जाके उन बच्चों को ग्लोबली कॉम्पीट बना सकते हैं, कंपटीशन के लिए सामने ला सकते हैं।
नहीं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम पिछड़ जाएगा और देश और दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। बिल्कुल, प्रैक्टिकल नॉलेज वो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो अपने जीवन में वो 24 घंटे पढ़ाई में, किताबों में, एक मिथ भी है आम तौर पे हर किसी के जहन में, जो बच्चा सोचता है कि यूपीएससी करना है, वो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं पहले, उनको लगता है कि सिर्फ पढ़ना ही होगा। तो इसको लेकर क्या मिथ है? कितना ज़रूरी ये है कि पढ़ाई के साथ ही साथ आप बाहर की जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी आप वक्त दें? आपका क्वेश्चन यूपीएससी पे है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारत सरकार का जो सिलेबस है यूपीएससी का, वो इतना प्यारा है कि उस पर कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो उससे आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है। चाहे वो सोशल इशू ले लो या अप्लाइड पॉलिटी ले लें, अप्लाइड ज्योग्राफी ले लें, जो भी चीज़ हमारे आसपास हो रही है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे सोशल इशू से जुड़ा हुआ हो, कोई मूवमेंट्स हो, सभी कुछ बच्चे को पता होना चाहिए। और यूपीएससी की जो पूछने की जो अप्रोच है वो ट्रेडिशनल भी है और अप्लाइड भी है। कोई भी बच्चा अगर सोचे कि मैं बस किताबों को पढ़ लूँ और मैं क्वालिफाई हो जाऊँ तो उसके लिए मुश्किल होगी, या वो करंट इवेंट्स पे ही फोकस करे और किताबों को ना पढ़े, तो इतना बैलेंस अप्रोच है। इसीलिए है कि आज भी सिविल सर्विस का इंपॉर्टेंस उतना ही अच्छा है कि जिस तरह से एक आईएएस आईपीएस जो पूरे ज़िले के लगभग 60 डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं या उनको गाइड करते हैं, तो मेरा मानना है कि उन सब डिपार्टमेंट से जुड़ा जो विषय है वो बच्चों को पढ़ना होता है और उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी होती है। इसलिए आज जो बच्चे सोशल मीडिया या मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत कुछ प्रैक्टिकल भी सीख रहे हैं, इसलिए आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा परिवर्तन भी आ रहा है, उनकी बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच हो रही है। तो सिलेबस की विविधता इतनी अच्छी है, उसकी अप्रोच इतनी अच्छी है और समय के अनुसार उसमें परिवर्तन भी काफ़ी आता है। जो भी चीज़ हमारे देश में नई जुड़ती हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, ई गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस है, डिजिटल इंडिया है, ये सब सिलेबस का पार्ट है। तो बच्चे प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे हो रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी अब अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी, कई बार तो एस्पिरेंट्स ये तक कहते हैं कि हम ना मोबाइल तक ऑफ करके रख देते हैं प्रिपरेशन के दौरान, ऐसी भी कई बात सामने आती है। हाँ, देखिए, मोबाइल का जो विषय है, नो डाउट मैं तो कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पूरे ग्लोबल विलेज बनाने में बड़ी भूमिका है इसकी। तो मोबाइल का एक बहुत कंस्ट्रक्टिव पार्ट भी है। यदि व्यक्ति यूट्यूब के माध्यम से कोई अच्छे वीडियो देख रहा है, अच्छे क्लासेस अटेंड कर रहा है, कोविड के दौरान तो नो डाउट एक हमारे लिए एक ऑक्सीजन का काम कर रहा था सोशल मीडिया और मीडिया, कि बच्चों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके जोड़ के रखना और उनको उनकी चीज़ों को अप्रोच करना। तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि सोशल मीडिया या मोबाइल एक बहुत अच्छा पार्ट है, बस उसके प्रति थोड़ा सा बच्चों में जागरूकता होनी चाहिए, एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए कि उसके कोई कंस्ट्रक्टिव पार्ट भी हैं जो हमारी लाइफ को, हमारी सोसाइटी को चेंज करने में भूमिका अदा कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक जो क्षेत्र है बहुत ही शानदार है, बच्चों में एक बड़ा परिवर्तन आया जी। उससे। कुल मिलाकर बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रजनीत सर, मेरा सवाल यहाँ पर आपसे होगा, क्योंकि सिद्धार्थ जी ने कोविड का जिक्र किया। कोरोना के वक्त में बहुत सारी चीज़ें बदली, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग फील्ड में इसका असर हमने देखा। पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा असर था। तब डिजिटली हम बहुत ज़्यादा मजबूत भी हुए, बच्चे डिजिटली जुड़े, डिजिटल एजुकेशन को लेकर जागरूक हुए। कितना इम्पोर्टेंट आप इसे मानते हैं मौजूदा वक्त में? डिजिटल एजुकेशन आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। हमने कोविड से डिजिटल एजुकेशन अडॉप्ट किया, बच्चों ने भी अडॉप्ट किया और इसका हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और सबसे अच्छी इसमें विशेषता ये है कि आप घर में रह के दुनिया में किसी के साथ भी बैठ के आप कम्युनिकेट कर सकते हो और एजुकेशन ले सकते हो। इवन इस दौरान में मतलब बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी ने ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी किए और करीब हमारे यहाँ से 1000 बच्चों के सिलेक्शन हुए डिफरेंट कंपनीज़ में। वो सिर्फ डिजिटल एजुकेशन के कारण, ये डिजिटलाइजेशन है उसके कारण ही पॉसिबल हो पाया। अब हमको इसका पूरा ये फ़ायदा उठाना ये चाहिए कि हम जिस फैकल्टी से या जिस एक्सपर्ट से हम यहाँ बुला के उसे बच्चों को नहीं ज्ञान दिलवा सकते हैं, उनको हम ऑनलाइन उनको ज्ञान दिलवा सकते हैं। वो अमेरिका में बैठा हो, चाहे बॉम्बे में बैठा हो, चाहे बेंगलोर में बैठा हो, हम उसके साथ में कम्युनिकेट करके उसकी नॉलेज को अपने एब्जॉर्व कर सकते हैं। और हमारे पास कॉलेज में समझ लीजिए 6 घंटे या 7 घंटे बच्चा रहता है, उसके बाद उसके पास भी 4-5 घंटे और रहते हैं, तो वो डिजिटली पढ़ के और नॉलेज गेन कर सकता है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है आज के नई टेक्नोलॉजी का।
सिद्धार्थ जी, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, क्लैरिटी ऑफ फोकस है। ठीक उसी तरह से जब आपकी क्लास चल रही होती है, कई सारे स्टूडेंट्स होते होंगे, कैसे आप इंडिविजुअली उन्हें उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर कर पाते हैं, कैसे फोकस कर पाते हैं इंडिविजुअली, क्योंकि भले हमें लाखों लोग देख रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर हम अभी संवाद कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। डेफिनेटली बच्चों को जोड़ने की बहुत मेथड हमारे भारतीय संस्कृति में है। एक मेथड है जिसको हम टेलीपैथी कहते हैं, रेकी कहते हैं या पॉजिटिव थेरेपी कहते हैं। मैं उस पर बड़ा विश्वास करता हूँ। आप कह सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में रामायण महाभारत में जो चीज़ इमेज की गई थी, आज वो पूरी हो गई। आप किसी को याद करते हैं, आपको किसी को याद कर रहे हैं तो उसका मैसेज आ रहा है, किसी को याद कर रहे हैं तो उसके साथ खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक साइंस है। इस साइंस पे मैं लगातार बच्चों को क्लास स्टार्ट होने पर पहले मैं इस थेरेपी को कराता हूँ कि आप इमेज करिए कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, आपको याद हो रहा है, आप प्री क्वालिफाई हो रहे हैं, आप मेंस क्वालिफाई हो रहे हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं और फाइनली आप पोस्टिंग में जा रहे हैं और आपने जो ऑब्जेक्ट डिसाइड किया था वो पूरा कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों को ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आता है। एक दूसरा, पढ़ाने का तरीका कहीं ना कहीं एक बड़ी पद्धति हम लोग ने लाई है पढ़ाने की। मैं क्योंकि जी न्यूज़ के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में बैठा हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश है, इसका हमने एक लकी नंबर बनाया कि मध्य प्रदेश का लकी नंबर 5 है। तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों को टच करता है? 5। हम देखेंगे हमारी नर्मदा नदी का कौन सा नंबर है? 5। पॉपुलेशन में हमारी रैंकिंग क्या है? 5। छत्तीसगढ़ बोलने में लगता है 6 है। तो छत्तीसगढ़ जब हमसे अलग हुआ तो 16 जिले लेकर अलग हुआ, 6 आ गया। 26वां राज्य बना, 6 आ गया। उस समय वो 6 राज्यों की सीमा को टच करता था, 6 आ गया। अब तो तेलंगाना भी जुड़ गया उससे। तो इस पर से भारत का लकी नंबर बनाया 7 कि भारत कितने देशों की सीमा को टच करता है? 7। क्षेत्रफल में कौन सा रैंकिंग है? 7। तो पढ़ने की पद्धति लेकर आए कि हमें पढ़ना है कि बी मतलब बालाघाट, कि बैनगंगा नदी बालाघाट, 52 योजना बालाघाट, बेटियां ज़्यादा कहाँ बालाघाट। इस तरह से अप्रोच की हमने कि बच्चों को एकदम डिजास्टर चेंज आया उनके अंदर कि कोई भी चीज़ों को वो याद रख सकते हैं। मैं हर एक राज्य का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक कोड बता सकता हूँ जिसमें एक वर्ड से वो पूरा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपकी कभी कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी। तो एक पढ़ने की इस पद्धति ने बच्चों में बड़ा परिवर्तन लाया। इस संस्कार धानी से आप देखेंगे तो आशीष पांडे जी यहाँ से टॉपर रहे हैं पीएससी में और संपदा सराफ ने टॉप किया हमारे विद्यालय से। तो ये हमने देखा कि बच्चों में एक बड़ा परिवर्तन आया। जो इंदौर के लिए, दिल्ली के लिए माइग्रेट होते थे वो यहाँ रुके क्योंकि पढ़ने की पद्धति में एक अंतर लाया। इंटरव्यू में मैं बताता हूँ, इंटरव्यू में भी हमने 158 मार्क्स, 161 मार्क्स 175 में से। तो वो पढ़ने का ट्रिक है हमारा कि पढ़ाने का ट्रिक इतना शानदार रहा कि वो कभी कोई गलतियां हमसे नहीं हुई और बच्चों ने कभी सामान्य गलतियां नहीं की। तो एक ऐसा लगता है कि बच्चों को मोटिवेशन इस बात से मिलता है कि जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उसको याद रहे। अगर उसको याद है तो क्लास पे बहुत फोकस होगा, बहुत कंसंट्रेट होगा और लाइफ को एंजॉय करेगा। पढ़ाई को लॉन्ग टर्म तक, जैसे बोलते हैं लाइफ टाइम उसको याद रख सकता है। कि मैंने कहा रबी लिखा तो हमने 2 वर्ड आया, खरीफ लिखा तो 3, तो रबी और खरीफ फसल याद रखनी है तो 2 और 3 का कंसेप्ट है। चना लिखा 2 मतलब रबी फसल, गेहूं रबी फसल, चावल 3 है तो खरीफ फसल, कपास 3 है तो खरीफ फसल। कोई बड़ा वर्ड है सोयाबीन, मूंगफली, खरीफ होगा, छोटा है तो रबी होगा। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि सब पॉसिबल है, सब बिल्कुल आसान है और हम बहुत बड़े बड़े एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेरा ऑब्जेक्ट रहा है कि उनके कॉन्फिडेंस को कैसे हम बढ़ाएं कि वो लगे कि वो अगले स्टेप की तरफ जा सकें। बिल्कुल, और उस सरलता को महसूस भी कर सकते हैं जैसा कि आपने 5, 6, 7 का फॉर्मूला दिया और 2 और 3 का फॉर्मूला दिया। मतलब ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़बरदस्त था। रजनीश सर, मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये होगा क्योंकि सर अक्सर जब अनुभवी कोई व्यक्ति बैठता है तो एक चीज़ हम जानना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बदलते हुए देखा है। शिक्षा के लिहाज से जबलपुर में कितनी तब्दीली आप देखते हैं वक्त के बदलाव के साथ? जैसे हमारी संस्कार धानी पहले से ही ज्ञान की नगरी थी, जैसे आज पूना हो गई है, वैसे सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में बना। सबसे ज़्यादा कॉलेजेस जबलपुर में थे। फिर एक बहुत लंबा दौर चला और उसके बाद आज की डेट में, आज के समय में जबलपुर एजुकेशन के नाम पे बहुत आगे निकल गया है। अच्छे इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, अच्छे मेडिकल, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज और आने की ज़रूरत है। जैसे भोपाल में आज की डेट में 10 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हो चुके हैं, जबलपुर में भी मेडिकल कॉलेजेस की ज़रूरत है। इंजीनियरिंग कॉलेज पर्याप्त हैं यहाँ पे। तो सिनेरियो तो बदला है और ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो किसी और दूसरे स्टेट के बच्चों के कंपैरिजन में कम है। हम उनको वो एजुकेशन दे पा रहे हैं जो और दूसरी स्टेट में और दूसरी जगह में मिल रहा है उनको, और वो इसलिए पॉसिबल है
क्योंकि हम आज की डेट में ग्लोबली जुड़ चुके हैं सब जगह से। हमारे पास में संसाधन भी बढ़ गए, कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार हुआ है। तो जबलपुर आज की डेट में एजुकेशन के नाम पे काफ़ी अच्छी अहमियत रख रहा है। जी सिद्धार्थ जी, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे, गिनते गिनते हम थक जाएंगे लेकिन गिनती पूरी नहीं होगी। अब कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं? कोई बताता है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, आप भी कह रहे हैं कि रिजल्ट हम दे रहे हैं। इसके पीछे मेरा सवाल ये पूछने का, कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण हो गया है, दिखाया बहुत कुछ जाता है, होता कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, अंदर कुछ और है, पता कैसे चलेगा? पहला आपका जो क्वेश्चन है कि किस इंस्टीट्यूट पे जाया जाए, मेरा मानना है सभी शिक्षकों की भूमिका बराबर होती है। हमें कुछ शिक्षकों का मनोविज्ञान अच्छा लगता है इसलिए हम जुड़ते हैं, कुछ का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो जुड़ते हैं, कुछ हमें मोटिवेट या हमारा इनलाइटमेंट करते हैं तो जुड़ते हैं। तो हर व्यक्ति की अलग अलग एक अप्रोच होती है जहाँ उसको एक पॉजिटिविटी फील होती है और ऐसा लगता है कि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे का एक इनलाइटमेंट ही कोचिंग का उद्देश्य होता है, बच्चे को जगाना। अगर बच्चे को आपने जगा दिया तो डेफिनेटली वो अपना हार्डवर्क करके अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो सभी इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो व्यावसायीकरण को लेकर है कि मेरा मानना है कि अभी भी भारतीय संस्कृति में इतने एथिकल वैल्यूज़ तो हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों के प्रति पॉजिटिव डायरेक्शन पे लोग प्रयास करते हैं। सुपर 30 इसका एग्जांपल है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जबलपुर में भी हैं जिन्होंने, यहाँ के फाउंडर हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्होंने शुरुआत की थी, बहुत ही सरलता से शुरुआत की। और अब डेफिनेटली थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि व्यवसायीकरण का एक पार्ट दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जो उनको किसी न किसी तरह से वेलफेयर की तरफ अप्रोच करती है कि उनका एक फ़ंड होना चाहिए कि वो गरीब बच्चों के लिए, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए फोकस करें। तो इसमें गवर्नमेंट के रूल्स भी हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी रूल्स फॉलो होते हैं। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी भारत में एक अच्छी फीलिंग्स है, एक पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन है कि हमें बच्चों के लिए कोई प्रयास करना है। और आज भी इस प्रोफेशन को बड़े सम्मान से देखा जाता है। डेफिनेटली मैंने तो बहुत छोटी सी उम्र में स्टार्ट किया था कि मुझे इस फील्ड में आना है, क्योंकि शिक्षक का जो फील्ड मुझे ऐसा लगा कि एक अलग ही फील्ड होता है, एक अलग ही फीलिंग्स आती है, एक अलग ही सम्मान मिलता है। तो मैंने तो इसको कैरियर के रूप में सुना। जनरली यूपीएससी में जब नहीं होता तो लोग सोचते हैं कि बस अब ये करना, लेकिन मैं तो इस कैरियर को बनाकर ही आया था कि इस फील्ड में। शायद इसलिए ही माँ सरस्वती या सबके आशीर्वाद से पढ़ाने का एक तरीका मेरे अंदर आया और मैंने वो बच्चों से शेयर किया। तो अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं और संस्कारधानी तो इसकी के लिए जानी जाती है। चाहे हम ओशो को देखें, चाहे हम महेश योगी जी को देखें, या यहाँ शुरू करने वाले जो हमारे शिक्षक गण हैं, उसका एक अलग पहचान है, एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान है संस्कारधानी की। तो कह सकते हैं कि अभी भी एक रचनात्मक प्रयास तो है यहाँ। रजनीश जी, हम संस्कारधानी में बैठे हुए हैं तो संस्कारों की बात करना चाहूँगा। आज के दौर में बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो संस्कार हम अपने माता पिता से सीख पा रहे हैं, क्या वो संस्कार उन्हें एजुकेशन हब में मिल सके, इंस्टीट्यूट्स में मिल सके, उसके लिए आप कितने प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि आप भी पिता हैं, मैं भी पिता हूं, बखूबी जानते हैं कि माता पिता से जो हमें संस्कार मिले हैं, अगर हम अपने बच्चों को आगे सिखाएंगे तो कितना अच्छा होगा। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा इंसान हमेशा सफल रहता है और दुनिया में आगे बढ़ सकता है। माता पिता हमेशा अच्छा संस्कार देते हैं और उसी संस्कार को आगे बढ़ाने का काम इंस्टीट्यूशन का रहता है। हम वो पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे के पास अच्छा संस्कार आए, वो समाज के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए सोचे। हम डिफरेंट प्रकार के इसमें सेमिनार्स करते हैं, जो अच्छे वक्ता होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनसे बोलते हैं कि आप आइए, हमारे बच्चों को संस्कार के बारे में बताइए, अखंड भारत के बारे में बताइए, देश के बारे में बताइए, उनके जो बलिदान हुआ है उसके बारे में बताइए। और आप बच्चों के जो कर्तव्य हैं, जो देश के प्रति उनके कर्तव्य हैं, उसके बारे में भी हम लोग लेक्चर्स करवाते रहते हैं, जिससे एक अच्छा नागरिक हम बना सकें। रजनीश जी और सिद्धार्थ जी, मैं तो एक बात कहूँगा, जब जागो तब सवेरा। आपने जो बातें कही है, उम्मीद करते हैं कि कई छात्रों तक वो पहुँची हैं और अपनी ज़िंदगी में वो कई तरह के बदलाव लेकर आएंगे। जो आईएएस बनना चाहते हैं, आपकी बताए बातों से वो जल्द ही वो लक्ष्य पूरा करेंगे। और सर, डेफिनेटली एजुकेशन जो हब है उसमें छात्रों को और बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए आप भी लगातार प्रयासरत हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ।